हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 56। आरोही सबकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे ये बताओ, तुम लोगों को पता है कि 3 दिन बाद क्या है? उसके सवाल पर चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ध्रुव ने सबको आंखों से कुछ मत बोलो वाला इशारा किया और फिर जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला, 3 दिन बाद? क्या है 3 दिन बाद? हमें तो कुछ याद नहीं। क्यों, कुछ खास है क्या? ध्रुव की बात सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गईं। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। वो एकदम हैरानी से बोली, 3 दिन बाद क्या है तुम्हें नहीं पता? सच में? ध्रुव ने अपने सिर को धीमे से ना में हिलाया। आरोही नाराजगी से बोली, 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है ध्रुव, और तुम्हें ये भी याद नहीं? तुम बहुत बुरे हो, जाओ मुझसे बात ही मत करो। उसके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे सच में दिल पर लगी हो। ध्रुव तुरंत मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, 3 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है आरोही? आई एम सो सॉरी, सच में पता नहीं था। आरोही ने उसे एक नजर देखा, फिर हल्के गुस्से में चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुणाल ने बात संभालते हुए कहा, अरे आरोही, सॉरी, हमें सच में नहीं पता था कि 3 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है। कुणाल की बात सुन आरोही ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उन सबकी तरफ देखते हुए बोली, इट्स ओके, तुम लोगों को मेरा बर्थडे कैसे पता होता? ये मेरा तुम लोगों के साथ पहला बर्थडे है, लेकिन अब तो पता चल गया ना। तो अब बताओ, मेरे बर्थडे पर मेरे लिए क्या प्लान करने वाले हो? आरोही की बात सुनकर वो चारों पहले ही थोड़े शॉक्ड में थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन सबको आरोही के बर्थडे के बारे में नहीं पता, तो इस बात पर वो उन पर गुस्सा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ना तो गुस्सा किया, ना ही शिकायत, बल्कि वो तो अपने बर्थडे प्लानिंग के बारे में पूछ रही थी, वो भी बहुत आराम से। ध्रुव उसे चिढ़ाते हुए बोला, हमें तुम्हारे बर्थडे के बारे में पता ही नहीं था, तो कोई प्लानिंग कैसे करते? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। तनीषा भी ध्रुव का साथ देते हुए बोली, हाँ, और हमें तो लगता नहीं कि प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी भी। सबकी निगाहें एकदम तनीषा पर टिक गईं। आरोही ने भौं से कोड़कर कहा, क्या मतलब है तेरा? मेरे लिए कुछ प्लान करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? तनीषा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि हम अगर तेरे लिए कुछ प्लान करेंगे भी तो क्या तेरे पास टाइम होगा? अंकल तो हर बार की तरह इस बार भी तेरे लिए कोई बड़ा सा सरप्राइज प्लान कर चुके होंगे, और तू पूरा दिन उसी में बिजी रहेगी, तो फिर हमारा प्लान बेकार ही जाएगा। तनीषा की बात सही थी, लेकिन आरोही को फिर भी थोड़ा बुरा तो लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू सही कह रही है, तुम लोगों को मेरे लिए कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। बस तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाना, यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। आओगे ना? चारों ने एक साथ सिर हिला दिया। आरोही मुस्कुराई, फिर चुपचाप अपना बचा हुआ पराठा खाने लगी। सब समझ गए थे कि उसे थोड़ा बुरा लगा है, बस वो दिखा नहीं रही। आरोही मनी मन खुद को समझाने लगी, आरू, तू अपसेट क्यों हो रही है? तनु ने जो कहा वो गलत भी नहीं है। अगर ये लोग तेरे लिए कुछ प्लान करते तो भी तू वहां नहीं जा पाती, सबका सरप्राइज वेस्ट हो जाता। बेटर है ये लोग कुछ प्लान ना करें। उसके बाद सभी अपनी अगली क्लास के लिए निकल गए। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। इन 2 दिनों में आरोही ने किसी से भी बर्थडे या उससे जुड़ी किसी भी बात पर एक भी शब्द नहीं कहा। वो पहले जैसी बिहेव कर रही थी, ना एक्साइटमेंट ना हिंट्स, बस नॉर्मल। कॉलेज से घर आने के बाद आरोही अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। कल उसका बर्थडे था और आज वो कुछ प्लान कर रही थी। क्या, ये सिर्फ उसे ही पता था। थोड़ी देर बाद वो नीचे हॉल में आई। हॉल में केवल उसके दादू और दादी बैठे थे। देव मेहरा, आशीष मेहरा और चिराग ऑफिस गए हुए थे, और वहीं बाकी सब अपने काम में बिजी थे। आरोही हॉल में आकर बैठ गए और उनसे बात करने लगी। कुछ देर बाद उसका छोटा भाई सौर्यांश भी भागता हुआ आया और आकर आरोही के बिल्कुल पास बैठ गया। आरोही दादू दादी से बातचीत में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सौर्यांश कब आकर उसके बगल में बैठ गया। आरोही के इस तरह उसे नजरअंदाज करने पर चिढ़कर सौर्यांश ने तुरंत शिकायती आवाज में कहा, दी, मैं देख रहा हूँ, जब से आप कॉलेज जाने लगी है ना, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता। अभी भी आप मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं। मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी मुझे देखा तक नहीं। उसकी मासूम शिकायत सुनते ही ठीक उसी वक्त निकिता भी आकर पास में बैठ गई। वो सौर्यांश की बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ी। आरोही ने भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, सॉरी हीरो, मैंने तुझे देखा ही नहीं,
और मैं कब कॉलेज की वजह से तुझे इग्नोर करती हूँ? उसने प्यार से उसकी गाल खींचते हुए आगे कहा, अभी बस मैं दादू से बात कर रही थी तो तुझे देखा नहीं। सौर्यांश और ज्यादा नाराजगी दिखाने के लिए पाउट बनाते हुए बोला, अच्छा मान लिया, अभी दादू से बात कर रही थी तो आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन ये बताइए लास्ट टाइम आपने मुझसे बैठकर बातें कब की थी? कब आपने मेरे लिए कुछ खाने को बनाया था? आरोही ने क्यूट सा गिल्टी एक्सप्रेशन बनाकर कहा, ओ तो ये बात है, अब मैं हूं ना। अच्छा बताओ मुझसे क्या बात करनी है? और रही खाने की बात, आज बना दूंगी। अब शिकायतें बंद करो, बताओ क्या चाहिए? सौर्यांश तुरंत खुश होकर बोला, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता बना दीजिए। आपको पता है कितना टाइम हो गया है आपके हाथ का पास्ता खाए हुए? आपके हाथ का ही मेरा फेवरेट है। आरोही हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा जा रही हूँ बनाने, अब ये मक्खन लगाना बंद कर। इतना कहकर वो उठी और सीधे किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद आरोही पास्ता बनाकर ले आई और डाइनिंग टेबल पे रख दिया। सौर्यांश पहले से ही वहां बैठा इंतजार कर रहा था, जैसे घंटों से भूखा हो। आरोही ने निकिता को भी बुलाया, तीनों साथ बैठकर खाने लगे। हर बाइट पर सौर्यांश की खुशी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। खाना खत्म होने के बाद आरोही और निकिता अपनी स्टडी के लिए स्टडी रूम चली गईं, साथ ही सौर्यांश को भी ले गईं। पढ़ाई के बाद दोनों वापस किचन में आईं, जहां शालिनी जी और सोनाक्षी जी रात के खाने की तैयारी में लगी थीं। यूं तो घर में काफी सर्वेंट्स और शेफ थे, लेकिन शालिनी जी और सोनाक्षी जी को घर का खाना खुद बनाने में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता था, इसलिए ज्यादातर खाना वो दोनों ही बनाया करती थी। कभी कभी ही जब कोई इमरजेंसी हो जाती या दोनों बहुत थक जाती, तब शेफ खाना बनाता। दोनों को किचन में आता देख शालिनी जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों को कुछ चाहिए क्या? सोनाक्षी जी आटा गूंदने ही वाली थीं कि आरोही ने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ काम तो है, लेकिन आपका नहीं हमारा। सोनाक्षी जी हंसकर बोली, तो बताओ क्या काम है, और ये मेरे हाथ क्यों पकड़ लिए? हमें खाना बनाना है। आरोही ने शरारती अंदाज में कहा, नहीं आज आप लोग खाना नहीं बनाएंगी। शालिनी जी ने हैरानी से पूछा, क्यों, कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या? आरोही ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें और सोनाक्षी जी को धीरे धीरे किचन से बाहर करते हुए कहा, नहीं, क्योंकि आज रात का खाना मैं और निक्की बनाएंगे, तो आप लोग जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। सोनाक्षी जी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन तुम दोनों, आरोही ने बीच में ही कहा, लेकिन कुछ नहीं, आज खाना हम दोनों ही बनाएंगे, अब आप दोनों बस बाहर जाइए। शालिनी जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम दोनों ही बना लो, हम बाहर ही हैं, जरूरत पड़े तो पुकार लेना। निकिता भी मुस्कुराते हुए बोली, जी बड़ी माम। दोनों बाहर चली गईं और आरोही निकिता ने खाना बनाना शुरू कर दिया। रात को जब सब लोग डाइनिंग पर बैठे और पहला निवाला लिया तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। देव मेहरा बोले, आज का खाना थोड़ा अलग टेस्ट कर रहा है, किसने बनाया है? शालिनी जी मुस्कुराकर बोली, आपकी बच्चियों ने बनाया है देवर जी। देव मेहरा ने आश्चर्य से आरोही और निकिता को देखते हुए कहा, आज आप दोनों ने खाना बनाया है? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। देव मेहरा प्यार से बोले, बहुत अच्छा बनाया है। बाकी सब ने भी खूब तारीफ की। आरोही और निकिता के चेहरे खुशी से खिल उठे। डिनर के बाद सभी अपने कमरों में चले गए। आरोही थकी हुई थी तो कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। सोचते सोचते ही उसे गहरी नींद आ गई। उधर रात के करीब 11 बजे कमरे की खामोशी को चीरते हुए कुछ लोग चुपचाप उसके रूम में घुसे। उन्होंने धीरे से आरोही के मुंह पर एक कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह बेहोश हो गई। उन्हें बिल्कुल जल्दी नहीं थी, पूरा प्लान सेट था। उन्होंने बेहोश आरोही को उठाया, कमरे से बाहर लाया और घर के बाहर खड़ी एक काली एसयूवी में डाल दिया। एसयूवी कुछ ही सेकंड में मेन गेट से बाहर निकल गई और मेहरा हाउस में किसी को जरा भी भनक नहीं लगी। थोड़ी देर बाद एक अंधेरे से कमरे में आरोही एक चेयर से कसकर बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। कमरा इतना शांत था कि उसकी धीमी धीमी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद आरोही की पलकों में हलचल हुई। वो धीरे धीरे होश में आने लगी। पहले उसे सिर्फ धुंधले साए दिखे, फिर जैसे ही आंखें थोड़ी खुली उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल किसी अनजान जगह पर है। कमरा लगभग पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस कोने में रखी एक मोमबत्ती की छोटी सी लौ झिलमिला रही थी, जैसे खुद डर के मारे कांप रही हो। आरोही ने कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन दोनों साफ दिख रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने रूम में सो रही थी, फिर ये सब?
ये मेरा रूम तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ कौन लाया? उसके दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। उसने उठने की कोशिश की, पर तभी झटका सा लगा। उसके दोनों हाथ चेयर से बंधे हुए थे। आरोही की आंखें डर से और फैल गई। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, हाथ मोड़कर, कुर्सी को झटका देकर, लेकिन रस्सियां इतनी टाइट थीं कि उसकी कलाई लाल होने लगी। कुछ सेकंड तक कोशिश करने के बाद वो जोर से चिल्लाई, कोई है? प्लीज हेल्प मी। कोई सुन रहा है क्या? मुझे यहाँ कौन लाया? मुझे छोड़ो। हेलो, कोई है क्या इस कमरे में? उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आरोही इस बार गुस्से से चिल्लाई, कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, बताओ? उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। बहुत देर तक चिल्लाने से उसका गला सूखने लगा और आवाज भी भारी हो गई। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो भारी सांस लेते हुए धीरे से कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, पर वो रो नहीं रही थी, बल्कि खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो फिर चारों ओर देखने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई तेज रोशनी की किरण आए, कोई दरवाजा दिखे, कोई खिड़की या कोई ऐसी चीज जिससे वो खुद को आजाद कर सके। लेकिन उस अंधेरे कमरे में सिवाय उस मोमबत्ती के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। आरोही धीरे से बुदबुदाई, ये सब कौन कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत? तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।